नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताइए, आप सब लोग जो है पुराने क्लासेस देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कमेंट करके जरूर बताया करें। आप लोग जो है, मुझे उम्मीद है सब लोग जो है पुरानी क्लासेस देख लिए होंगे, रेगुलर आप लोग पढ़ रहे होंगे और डेली आप लोग जो है रिवीजन भी करते होंगे। बेस्ट इस बार आप लोगों का स्कोर रहने वाला है। यदि डेली आप लोग क्लासेस हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो इस बार की परीक्षा में आप लोग का बेस्ट स्कोर होने वाला है सभी स्टूडेंट की अपेक्षा। आप लोग का इस बार एग्जाम क्रैक करवा के ही हम मानने वाले हैं। ठीक है, तो सब लोग जो है डेली क्लास में रहा करें, जुड़ा करें और डेली क्लासेस पूरा लिया करें ताकि जो है आपको लाभ मिल सके। फ्री में जब इतना सारा कुछ मिल रहा है तो आप लोग को बिल्कुल भी मक्कारी करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम आपको यूट्यूब में फ्री में दे रहे हैं, सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा उसका लाभ लेना सीखें। एक बार जो है सब लोग अपने दोस्तों के साथ के क्लास को शेयर कर देंगे। जल्दी से सब लोग शेयर कर दें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं क्लास पर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें क्लास को। और जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो है आपको अगली क्लासेस के लिए दिक्कत नहीं होगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सर्च नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी, नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाएगा। आप सभी को पता है कि अभी जो है हमारा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है और हाल ही में आपका एमपीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, जिसमें सारे जो एमपी जीके के क्वेश्चंस होंगे आपको जनगणना से यदि वहाँ पूछे जाते हैं, पूछे ही जाते हैं वैसे, तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन आएंगे आपको इसी क्लास से डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आप लोग को थोड़ा सा ये चीज को विशेष ध्यान रख करके पढ़ाई करना है अपनी। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। सब लोग एक बार शेयर कर दें, क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। इसकी पीडीएफ जो है हम अपनी हैंड रिटन पीडीएफ आपको देते हैं। कौन सा हैंड रिटन पीडीएफ आपको जो है हम क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इंस्टाग्राम में आप लोग जुड़ जाइए, यहाँ पे कुछ आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम क्लास कौन सा कर रहे थे, जनगणना, मध्य प्रदेश में जनगणना के बारे में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो हमारा क्लास नंबर 42 है। यदि आप 41 नंबर का क्लास, जिसमें मध्य प्रदेश की जनगणना की क्लास नंबर 1 हुई है, ये 2 नंबर का जनगणना का क्लास है। ठीक है, तो यदि नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें, वहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने जो है आपको पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिया था? हमने जनसंख्या वृद्धि वगैरह के बारे में पढ़ा था, ऐसा मुझे याद है। जहां तक आप लोग सब लोग कमेंट करके एक बार बताएं यदि देखे हैं तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें अनुभव हो सके कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़ाई में आप लोग भी अच्छे से ध्यान दें मेरे दोस्त, ताकि जो है आप लोगों को अच्छे से स्कोर हो पाए एग्जाम्स में नंबर। ठीक है, मध्य प्रदेश का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में आप लोग को लाभ इस क्लास से होने वाला है। सब लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ा करें। तो आज जो है हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में, मध्य प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं अपनी, उसमें हम जनसंख्या घनत्व को देखेंगे और इससे ये टॉपिक से लेकर के आगे हम कंटिन्यू अपनी क्लास को रखेंगे। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लेसन डेंसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। जिसको हम कह सकते हैं, हम अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं दोस्त? घनी आबादी। क्या कह सकते हैं? घनी आबादी। घनी आबादी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है,
तो आप सबको पता है जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि कहाँ कितनी ज्यादा जनसंख्या है, कहाँ ज्यादा। एक एक लोकल भाषा में मैं आपको समझाऊं, भीड़, जिसको हम क्या बोलते हैं, भीड़। भीड़ मतलब जानते हैं, जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा लोग निवास करते हैं, जिस स्थान में कितना निवास करते हैं, उस घनत्व को हम देखने के लिए क्या करते हैं, जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको ये एक, हमारा मध्य प्रदेश है, तो कहीं कहीं पे लोग ज्यादा यहाँ सघन होंगे, बहुत भीड़ होगा, कोई सिटी होगा। कहीं गांव है दूर, मतलब कि गांव कोई सा एरिया देख लेते हैं जहाँ कहीं लोग ऐसे ऐसे दूर में रहते हैं। तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस होता है ना हमारा, ये इसको यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस है लोगों के बीच में, इसी को हम क्या कह देते हैं, जनसंख्या घनत्व, जिसको हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो इसमें मैं आपको अब कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे कि जनसंख्या घनत्व से हमारा तात्पर्य ये होता है कि हम इसको कैसे काउंट करते हैं, कि हम ये जो जनसंख्या है इनको काउंट कैसे करते हैं कि कितनी घनी आबादी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने 1 किलोमीटर में, मतलब प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है कि प्रति 1 किलोमीटर में, प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। समझ में आई बात। प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। जैसे कि हमारा यहाँ पे आसपास आता है आपका प्यारा सा भोपाल। तो मान लीजिए कि प्रति 1 किलोमीटर में हम देखने के लिए कैसे इसको एक, हम किस उसमें लेंगे, वर्गाकार में ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे, ये, ठीक है। हम्म, हम वर्गाकार में ले लिए। तो यहाँ पर जो है आपका 1 किलोमीटर इधर से भी होगा, 1 किलोमीटर इधर से भी होगा, 1 किलोमीटर इधर से भी होगा, है ना, 1 किलोमीटर इधर से भी होगा। तो ये जो वर्गाकार क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। यहाँ पे जितने लोग भी निवास कर रहे होंगे ये 1 किलोमीटर में, इसको हम काउंट करेंगे और उसको हम क्या कह देंगे, जनसंख्या घनत्व कह देंगे। क्या अब मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको हम कह सकते हैं प्रति किलोमीटर वर्ग, प्रति किलोमीटर वर्ग भी इसको हम कह सकते हैं। समझ में आया है आप लोग को। चलिए, तो मध्य प्रदेश में जो 2011 की जनगणना हुई थी, मध्य प्रदेश में जो 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें जो है 236 किलोमीटर स्क्वायर था। क्या था, 236 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या था, जनसंख्या घनत्व था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं भारत की, यहाँ पर बता देता हूँ भारत की। तो भारत की क्या रहा है, तो वैसे तो ये भारत का विषय है, लेकिन हम यहाँ पे जान सकते हैं 382 किलोमीटर प्रति स्क्वायर रहा है। ठीक है। 2001 की यदि अब बात करें, 2001 में जब जनगणना हुई थी, तब कितना रहा है, तो 196 किलोमीटर स्क्वायर रहा है। मतलब कितने किलोमीटर स्क्वायर बढ़ गया घनत्व, तो हमारा जो है अंतर कितना आ गया, तो अंतर जो है हमारा 40 किलोमीटर प्रति स्क्वायर का अंतर आ गया जनसंख्या घनत्व में। तो ये चीजें आपको मुझे लगता है ध्यान
रखना चाहिए। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितनी थी, तो 236 किलोमीटर स्क्वायर रही है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का तो 382 भारत का रहा है, तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब जो है ये हमारा अंतर है, क्या है ये हमारा अंतर है, इसको ध्यान रखना है। 40 का अंतर आया था, 40 किलोमीटर प्रति स्क्वायर का हमारा जो है 2011 और 2001 के अंतर में आया था, ठीक है, पॉपुलेशन में। अब जो है मध्य प्रदेश के मैं आपको बता दूं, 5 जिलों का जो घनत्व रहा है भारत के घनत्व से अधिक रहा है। मध्य प्रदेश के जो है कौन कौन से जिले रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के 5 जिलों 5 जिलों का जो है घनत्व, 5 जिलों का घनत्व 5 जिलों का घनत्व जो है भारत के घनत्व से अधिक रहा है। क्या रहा है? भारत के घनत्व से अधिक रहा है। वह कौन कौन सा है दोस्त? तो वो रहा है आपका इंदौर, इंदौर, भोपाल, भोपाल के बाद आपका जबलपुर रहा है, जबलपुर, फिर आपका रहा है ग्वालियर और मुरैना। ये जो जिले हैं ना, यहाँ का आपका जो घनत्व रहा है वो कैसा रहा है? भारत के जो घनत्व है, मतलब कि यहाँ पे जो जनसंख्या रही है, यदि मध्य प्रदेश में जिलों की बात किया जाए तो 382 से ज्यादा रहे हैं। यहाँ प्रति 1 किलोमीटर में 382 से ज्यादा यहाँ पे लोग निवास करते हैं। जैसे कि मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ। देखिए, मैं इसको आपको क्लियर ही कर देता हूँ। जनसंख्या लिख लेते हैं यहाँ पर। जनसंख्या, यहाँ पे आपका सर्वाधिक और न्यूनतम लिख लेते हैं। सर्वाधिक, न्यूनतम। हम इसको देखेंगे किसमें? तो हम इसमें देखेंगे प्रति किलोमीटर स्क्वायर। इसको किसमें देखेंगे दोस्त? प्रति एक वर्ग किलोमीटर, ऐसे लिख लेते हैं, वर्ग किलोमीटर। प्रति एक वर्ग किलोमीटर में हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, है ना। तो इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं कि जैसे भोपाल है हमारा, कौन सा है? भोपाल। भोपाल की सबसे ज्यादा सर्वाधिक घनत्व रहा है। कितना रहा? 1 किलोमीटर में 855 लोग यहाँ पे रहते हैं। कितना? 855 लोग यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से पता चला है, ठीक है। और ये पहला हो गया। दूसरा हम देख लेंगे, तो दूसरे नंबर पे आपका आता है भोपाल। इंदौर से, इंदौर में कम घनत्व है भोपाल की अपेक्षा, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे 1 किलोमीटर में मात्र 841 लोग रहते हैं। भोपाल में 855 सर्वाधिक घनत्व है। तीसरा नंबर का हम देख लेंगे। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका जबलपुर। जबलपुर में भी बहुत ज्यादा घनत्व है। जबलपुर, जबलपुर में कितनी घनत्व है? तो यहाँ पे जो है 473। ये देखो, मैंने बताया था ना कि जो भारत का है तो 382 किलोमीटर प्रति 1 किलोमीटर में, मतलब कि 382 लोग ही रहते हैं। एवरेज वो बताया गया ना भारत का, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की एवरेज देखा जाए तो पूरा 236 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। लेकिन अपन एक एक जिला की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है 800, भोपाल जिले में 855, इंदौर में 841, जबलपुर में 473, फिर आ जाता है आपका ग्वालियर। इसके बाद जो है ग्वालियर में है क्या? ग्वालियर में कितना है? तो यहाँ पे 446 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है, मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर आ जाता है आपका मुरैना। तो मुरैना में आपका कितना हो जाएगा दोस्त? तो मुरैना में जो है आपका 394 है, 394। फिर भी ये भारत से ज्यादा ही है, 382 है।
यहाँ पे 382 है और ये आपका 394 लोग यहाँ पे रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब जो है मैं आपको अगला वाला बता देता हूँ, न्यूनतम वाला सबसे कम घनत्व वाला जिला मध्य प्रदेश में, इसको भी जान लीजिए। तो पहला आपका आ जाएगा डिंडौरी। कौन सा हो जाएगा दोस्त? डिंडौरी। डिंडौरी में कितने लोग हैं? तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में 94 लोग रहते हैं। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपको बता दूं आ जाता है, दूसरा आपका जो है श्योपुर। श्योपुर में कितने लोग रहते हैं जल्दी से बताइए। तो श्योपुर में जो है 104, कितना है यहाँ का घनत्व? 104 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और तीसरा नंबर में आपका आ जाता है पन्ना। तो पन्ना में कितने लोग रहते हैं? तो पन्ना में जो है आपका 142 लोग रहते हैं। 142 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। फिर आपका आ जाता है बैतूल या रायसेन। बैतूल और रायसेन, बैतूल या रायसेन, यहाँ पर कितने लोग हो जाएंगे दोस्त? तो यहाँ पर जो है 157 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर आ जाता है आपका उमरिया। इसके बाद आपका उमरिया आ जाता है। तो उमरिया में कितने लोग रहते हैं? तो यहाँ पे 158 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो सर इसमें याद क्या क्या करना है? इतना सारा डाटा याद थोड़ी ना रहेगा। तो आपको याद करना है ये जिनमें मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, इनको याद कर लीजिए। कम से कम 4 तक यदि याद हो सकते हैं तो, नहीं तो आप 2 तो याद रखिए। भोपाल और इंदौर, सबसे ज्यादा भोपाल फिर इंदौर पे है, 855 841। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम में आप इसको याद रखिए, डिंडौरी में 94 है। इसके अलावा ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना, और पूरे याद हो जाते हैं तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये जो हमारे जिले हैं इधर वाले, ये सारे जो है हमारे भारत से ज्यादा घनत्व वाले जिले हैं। भारत की जो डेंसिटी है लोगों की, जनसंख्या घनत्व है, उससे ज्यादा घनत्व ये जो जिले हैं वो लेकर के चलते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम जैसे नगरी व ग्रामीण जो आबादी है, उनमें यदि हम रेशियो देखें, ठीक है, तो यदि हम रेशियो देखते हैं नगरी, नगरी व ग्रामीण में, नगरी व ग्रामीण में यदि हम जनसंख्या का ग्रामीण आबादी का क्या देखते हैं, आबादी का रेशियो यदि हम देखते हैं, तो हमारा जो नगरीय है, नगरीय ग्रामीण की अपेक्षा ज्यादा है। क्या है? मतलब कि ग्रामीण की अपेक्षा कम है। नगरी जैसे अपन देखते हैं तो नगरी आबादी कितनी हो जाएगी? नगरी आबादी आपके हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ये 72 हो जाता है। तो ग्रामीण आबादी जो है ज्यादा है नगरी आबादी की अपेक्षा। तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यदि हम सर्वाधिक ग्रामीण देखें, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सर्वाधिक हम यदि ग्रामीण देखते हैं तो वो ज्यादा संख्या में कहाँ देखने को मिलते हैं? रीवा में, डिंडौरी में। और सर्वाधिक यदि नगरीय देखते हैं तो आपको इंदौर और भोपाल में देखने को मिलता है। यदि सर्वाधिक हम यहाँ पे ग्रामीण, ग्रामीण सर्वाधिक, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ग्रामीण सर्वाधिक यदि देखें तो आपको रीवा, रीवा में मिल जाएंगे, और आगे देखेंगे तो आपको डिंडौरी में मिल जाएंगे। कहाँ? डिंडौरी में। यदि हम नगरीय सर्वाधिक देखें तो नगरीय सर्वाधिक आपका पहला इंदौर हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका भोपाल हो जाएगा। कौन सा हो जाता है दोस्त? भोपाल। तो ये चीजें आप यदि ध्यान रखें तो रख सकते हैं। ये सब प्रतिशत में है। किस में है दोस्त? प्रतिशत में है। प्रतिशत में मतलब देखा गया है तो यहाँ पे इतना पाया गया है। ठीक है, तो आप लोग को ये जरूर ध्यान रख लेना है कि आपका जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? तो रीवा में है। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पर है? तो इंदौर पर है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए।
अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ मध्य प्रदेश की जनगणना की। ठीक है, तो इसमें जो है मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाला क्या है, जिला है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यदि अनुसूचित जाति मतलब अ, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति मतलब कि एससी, और अनुसूचित जनजाति जनजाति का मतलब क्या होता है, अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी होता है। यदि इन दोनों को देखा जाए मिला करके हमारे जो है मध्य प्रदेश में 36.70% लोग निवास करते हैं, एसटी एससी के लोग। मतलब कि हमारा जो है एससी वाले भाई साहब कितने हैं, 15 दशमलव कितना 60% के आसपास जो है हमारा एससी वाले हैं। और हमारा जो है बचा हुआ 21 दशमलव कितना 21.10% जो है एसटी वाले भाई साहब हैं। मतलब कि हमारे मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, एसटी बाहुल्य क्षेत्र। एसटी मतलब कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, एसटी। एसटी मतलब जनजातीय। एसटी मतलब जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, है ना। ठीक है, चलिए सर्वाधिक एसटी वाले जो जनसंख्या हैं वो कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे लिखवा देते हैं हम आपको। सर्वाधिक आपको एसटी वाले जो जनसंख्या हैं वो आपको धार पर मिल जाएंगे, याद रखिएगा। और सर्वाधिक जो एससी हैं वो मतलब कि सर्वाधिक एससी, एसटी नहीं है यार, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गया, सॉरी। सर्वाधिक एससी किसमें, प्रतिशत में। ठीक है, एससी कहाँ है, धार पे है। तो इसको आपको याद रखना है, एससी भाई साहब कहाँ है, तो सॉरी यार, क्या हो रहा है आज, दिमाग कहाँ चला जाता है। एसटी, एसटी है धार पे, माफ कीजिएगा। हम आपको गलत डाटा नहीं बताएंगे, कंफ्यूज हो गए थे। सर्वाधिक जो एसटी हैं वो जो संख्या में है, संख्या में, यहाँ पे एक चीज हम इसको फिर से कर देते हैं। सर्वाधिक एसटी वाला, यदि हम देखें कि सर्वाधिक जो एसटी वाला संख्या है, एसटी यदि संख्या में देखा जाए तो कहाँ है, सर्वाधिक एसटी वाला यदि संख्या में देखा जाए तो वो धार पर है। इसको आपको याद रखिएगा, ये एग्जैक्ट है। ठीक है, फिर आपका जो है सर्वाधिक एसटी, सर्वाधिक प्रतिशत में एसटी संख्या, एसटी वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो आपको एसटी वाला जो है जिला आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश में, कहाँ, अलीराजपुर। अलीराजपुर, अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर में क्या है, प्रतिशत में, और संख्या में देखा जाए तो कहाँ है, धार में है। ठीक है, यदि न्यूनतम एसटी देखा जाए, किसको, न्यूनतम एसटी, न्यूनतम एसटी यदि संख्या में हम देखा जाए तो संख्या में कौन सा जिला हो जाएगा, संख्या में आपका हो जाएगा कौन सा जिला, तो एसटी का जो है संख्या में हो जाएगा भिंड। से सबसे कम जो है एसटी कहाँ है, भिंड में है। और न्यूनतम एसटी प्रतिशत में, अब प्रतिशत में भी देख लेते हैं, तो न्यूनतम जो है प्रतिशत में एसटी कहाँ है, तो आपको जो है देखने को मिल जाएंगे कहाँ दोस्त, वो भी भिंड में। प्रतिशत में भी, संख्या में भी भिंड में ही है। तो इसको आपको क्या करना है, ये चीज मैंने लगता है पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रख लेना है ना। चलिए, तो आपका जो धार और अलीराजपुर आता है, ये धार और अलीराजपुर, अलीराजपुर आपका ये वाला क्षेत्र हो जाता है, और ये आपका यहाँ पे धार आ जाता है, यहाँ पे धार आ जाता है।
और यहाँ पे अलीराजपुर आ जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका ये भिंड वाला क्षेत्र हो जाता है। तो इधर सबसे कम एसटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रतिशत में भी और उसमें भी। और धार में सबसे ज्यादा संख्या में और अलीराजपुर में प्रतिशत में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एसटी वाले। अब देख लेते हैं अनुसूचित जाति को कि ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें। तो एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति को हम क्या बोलते हैं? एससी। ये एससी कैटेगरी के जो एससी वाले भाई साहब हैं, वो सब कहाँ पे मिलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है सर्वाधिक यदि हम उसमें देखते हैं, किसमें? प्रतिशत में। सर्वाधिक यदि संख्या में पहले देख लेते हैं। सर्वाधिक यदि हम संख्या में देखें तो सर्वाधिक संख्या में कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये आपको इंदौर पर देखने को मिल जाएंगे सर्वाधिक संख्या में। कौन? एससी। एससी यहाँ लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप। फिर दूसरा सर्वाधिक, सर्वाधिक किसमें? प्रतिशत में। कौन? एससी। सर्वाधिक प्रतिशत में एससी कौन सा कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? उज्जैन। यदि प्रतिशत में देखा जाए तो उज्जैन पे। फिर आपका अगला आ जाता है न्यूनतम। अब सर्वाधिक देख लिए तो न्यूनतम भी देख लेते हैं। तो न्यूनतम संख्या एससी, न्यूनतम संख्या एससी कहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको? तो न्यूनतम संख्या एससी वाला आपको झाबुआ, झाबुआ में बहुत कम एससी वाले हैं। ठीक है, सबसे कम। और न्यूनतम प्रतिशत, न्यूनतम प्रतिशत में यदि हम देखने को यदि हमें मिलते हैं तो कहाँ पे मिलते हैं? झाबुआ में ही हमें प्रतिशत में भी कम मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रख लेना है। ये चारों चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, यदि आप याद रख लें तो। ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी है। तो इसको आपको याद रखना है। झाबुआ आपका कहाँ पर आ जाता है? तो ये वाला एरिया जो है, ये ये वाला एरिया ये आपका हो जाता है झाबुआ। यहाँ पर सबसे कम एससी आपको देखने को मिलते हैं। इंदौर आपको जो है यहाँ पर आसपास ये इंदौर मिल जाता है, जहाँ पे आपको सर्वाधिक एससी देखने को मिलता है। और अपनी महाकाल की नगरी उज्जैन, जहाँ बाबा महाकाल रहते हैं, ये उज्जैन यहाँ प्रतिशत में आपको देखने को मिलते हैं एससी वाले संख्या। तो अब मुझे लगता है कि एससी एसटी का आपको अनुभव हो गया होगा कि कहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपने अगले स्लाइड पर जो मध्य प्रदेश की साक्षरता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है वो हम दर के हिसाब से देखेंगे कि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर क्या है। तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर यदि हमें देखा जाए तो भारत के कंपैरिजन में यदि हम बताएं तो मध्य प्रदेश का कितना है? 28% है। कितना है? मतलब कि 28वां स्थान है, सॉरी, 28वां स्थान है। यदि साक्षरता पे देखा जाए तो हमारा जो भारत में मध्य प्रदेश है वो 28वां स्थान है। क्या है? 28वां स्थान है। इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की जो साक्षरता है, हमारे मध्य प्रदेश की, यहाँ पे लिख देते हैं किस टॉपिक में बात कर रहे हैं हम। किस टॉपिक में बात कर रहे हैं दोस्त? साक्षरता के टॉपिक में, साक्षरता। ठीक है, हम साक्षरता के टॉपिक में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, इसमें जो साक्षरता दर है वो कितने प्रतिशत है दोस्त? तो मध्य प्रदेश की यदि हम साक्षरता की बात करें तो यहाँ पे जो है टोटल हमारा 69.30% लोग, मतलब कि 69.30% लोग भारत मध्य प्रदेश में क्या है? साक्षर हैं। यदि इसी में हम पुरुष की बात करें, पुरुष, ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है, इसको याद रखिएगा। यदि हम पुरुष की चर्चा करें तो ये जो है 78.70% साक्षर हैं। और यदि महिला की बात करें तो ये 59.20% लोग साक्षर हैं। इसका मतलब हमें अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि क्या दर्जा दिया जा रहा होगा महिलाओं को। लेकिन अब ऐसा नहीं है,
महिलाओं को भी बराबर साक्षर होने का और हर एक चीज के लिए दर्जा मिलता है। तो अब का जो जनगणना आएगा उसमें रेशियो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है। सर्वाधिक साक्षर वाला जिला यदि आपको हम बता दें कि सर्वाधिक साक्षर वाला जिला, सर्वाधिक साक्षर वाला यदि हम साक्षर वाला जिला, सर्वाधिक साक्षर वाला जिला देखें तो आपका कौन सा हो जाता है? जबलपुर। जबलपुर जो है सबसे साक्षर जिला है हमारे मध्य प्रदेश में। यहाँ के जो है 81%, 81.10 है ना प्रतिशत जो है क्या है, यहाँ के लोग साक्षर हैं। 81.10% यहाँ के जो है लोग साक्षर हैं। यदि हम न्यूनतम साक्षर वाला जिला देखेंगे, न्यूनतम साक्षर साक्षर वाला जिला हम यदि देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अलीराजपुर। अलीराजपुर, अलीराजपुर में भी अभी क्या है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे सबसे ज्यादा एसटी वाले भाई साहब यही प्रतिशत में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है 36.10% लोग क्या हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सर्वाधिक हमारा जबलपुर हो जाता है। जबलपुर कहाँ पे आता है? यहाँ पे आसपास आपका जबलपुर आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, यहाँ पे आ जाता है आपका जबलपुर। जबलपुर और आपका आ जाता है अलीराजपुर। यहाँ पर आपका क्या आ जाता है? अलीराजपुर। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पे अलीराजपुर आ जाता है। चलिए, अब जो है आप लोगों को बता दें कि सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है। तो यदि हम देखें कि सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता आपके कहाँ पर हो जाएंगे? तो ये भोपाल में है। भोपाल की जो महिला है वो ज्यादा साक्षर है, मतलब कि सबसे ज्यादा साक्षर महिला भोपाल में आपको देखने को मिल जाएंगे। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता देख लेते हैं। तो सर्वाधिक यदि हम पुरुष में देखा जाए तो कहाँ पर है दोस्तों? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? तो वो आपके हो जाएंगे साक्षरता इंदौर और भोपाल। इंदौर, इंदौर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इंदौर, जबलपुर, इंदौर या जबलपुर, इसको आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है। इंदौर और जबलपुर को ध्यान रखिएगा। यहाँ पुरुष का साक्षरता बहुत ज्यादा है, इंदौर और जबलपुर में। ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है? तो वो अलीराजपुर में है। यदि न्यूनतम में हम जाएंगे, न्यूनतम, न्यूनतम महिला साक्षरता, महिला साक्षरता कहाँ पर है? तो वो आपके हो जाएगा अलीराजपुर। अलीराजपुर, क्योंकि यहाँ की साक्षरता दर ही कम है। और न्यूनतम, न्यूनतम पुरुष को देखा जाए, पुरुष साक्षरता को देखा जाए तो ये भी सेम है, अलीराजपुर में ही है। तो ये चीजें आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मुझे लगता नहीं कि अब आप लोग को कोई डाउट होगा, एक एक चीज क्लियर हो रहा होगा। साक्षरता यदि वृद्धि दर देखा जाए तो साक्षरता वृद्धि दर देख लेते हैं। साक्षरता, मध्य प्रदेश की हम साक्षरता वृद्धि दर आपको बता दें तो मध्य प्रदेश में जो साक्षरता वृद्धि दर है वो 5.62 है 2011 की जनगणना के अनुसार। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी डाटा है हम 11 की जनगणना के अनुसार अभी बात कर रहे हैं। ठीक है। पुरुष साक्षरता दर कितना है, वृद्धि कितना हुआ है? तो पुरुषों में जो है, पुरुषों में साक्षरता वृद्धि, ठीक है, कितना है साक्षरता वृद्धि दर? तो पुरुषों में हमें जो है 2.6 देखने को मिला है और महिलाओं में ज्यादा मिला है। महिला में, महिला, महिला साक्षरता वृद्धि दर जो है
हमें यहाँ पर ज्यादा देखने को मिला है 8.9। मतलब आप समझ रहे हैं कि महिलाओं को भी अब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले कौन कौन से जिला हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक साक्षरता वाले जिला मैंने आपको बताया कि वो है जबलपुर, और न्यूनतम वाला आपको मैंने बताया कौन सा है, अलीराजपुर। तो ये चीजें आपको के वो हो गया है क्लियर हो गया होगा, है ना। अब जो है एक चीज और रह गया है जिसको आपको मैं बता देता हूँ, उस चीज को भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्या चीज? सर्वाधिक कृषक। सर्वाधिक कृषक, इसको भी ध्यान रखें, आपके कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक कृषक कहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आपको धार जिले में सर्वाधिक कृषक देखने को मिलते हैं। यदि न्यूनतम कृषक देखने को, न्यूनतम कृषक आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आपको उमरिया, कहाँ पे देखने को मिलेंगे न्यूनतम कृषक? उमरिया में। यदि खेतिहार जो मजदूर होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? खेतिहार मजदूर को क्या बोलते हैं? खेतिहार मजदूर। खेतिहार मजदूर। खेतिहार मजदूर जिसको हम बोलते हैं खेतों में काम करने वाले, जिसको कोई कोई गाँवों में, क्या गांव के लोकेशन में बोलते हैं खेतिहार या बनिहार भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसको क्या बोलते हैं? खेतिहार मजदूर। तो ये सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक आपको रीवा में देखने को मिल जाएंगे खेतिहार मजदूर। और यदि इन्हीं खेतिहार मजदूरों की बात किया जाए, तो सबसे कम, न्यूनतम, न्यूनतम कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ये, तो ये अलीराजपुर में। खेतिहार मजदूर जो है सबसे कम अलीराजपुर में है। कहाँ है दोस्त? अलीराजपुर में है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक घरेलू उद्योग कहाँ पर है, तो ये इसको भी आपको ध्यान रख लेना। सर्वाधिक घरेलू उद्योग। तो सर्वाधिक घरेलू उद्योग आपको जो है सागर पर देखने को मिल जाते हैं। जो घरों में जो बनाते हैं ना सामान, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो सर्वाधिक आपको सागर में देखने को मिल जाते हैं। और न्यूनतम, न्यूनतम घरेलू उद्योग, न्यूनतम घरेलू उद्योग, न्यूनतम घरेलू उद्योग, उद्योग कहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ये आपको नीमच पर देखने को मिलते हैं। न्यूनतम घरेलू उद्योग जो है आपको नीमच में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब जो है एक आपको और भी चीज ध्यान रखने वाली बात है, जिनको हम एक एक चीज अब क्लियर करते चलते हैं, फिर हमारा ये आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा आप मेंटेन कर लेंगे, तो जल्दी जल्दी से हम क्या करेंगे, अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, थोड़े चीजें हैं जिनको हम समझ लेते हैं, है ना। फिर मैप में भी मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश में धार्मिक जनसंख्या देख लेते हैं, जो कि जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश में धार्मिक जनसंख्या। तो मध्य प्रदेश में धार्मिक जनसंख्या के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर जो है हम क्लास को और आगे लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हिंदू को देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में हिंदू जनसंख्या कितना है, तो मध्य प्रदेश में 90.88% क्या है, हिंदू जनसंख्या है, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है मुस्लिम। मुस्लिम, मुस्लिम जो जनसंख्या है आपका 6.57% है। कितना है? 6.57% है। तीसरा आपका आ जाता है जैन, जैनिज्म जिसको बोलते हैं, ये आपका 0.77% हो जाते हैं। और चौथा आपका आ जाएगा बौद्ध। बौद्ध कितने आ जाते हैं, तो बौद्ध आपके जो है कितने आ जाएंगे, 0.30% आ जाते हैं। पांचवा आपका आ जाएगा कौन सा, ईसाई। ईसाई भी हमारे मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो ये कितने हैं, 0.29% है। फिर छठवां आपका आ जाता है कौन, सिख। सिख कितने आ जाते हैं, सिख, सिख के आ जाते हैं 0.20। ये इतने निवास करते हैं, ठीक है।
बाकी सातवां कुछ अन्य है जो कि आपके बचे कुछ लोग आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है दो का याद रखना है। आपका हिंदू 90.88 और मुस्लिम आपका 6.57% हमारे मध्य प्रदेश में निवासरत हैं। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो चलिए अब जो है आगे मैं आपको कुछ ट्रिक तरीके बता देता हूं जिससे आपको याद करने में सहूलियत हो जाएगा, है ना। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो ये आपका भोपाल यहाँ पर आता है। तो भोपाल में आप याद रखेंगे, भोपाल, यहाँ पे भोपाल आ जाता है। सर्वाधिक क्या है यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है। एक बार सबको याद करा देता हूँ, वो सबको क्लियर हो जाएगा। हमारा क्लास लगभग खत्म हो गया है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है 855 यहाँ पर हो जाएंगे। फिर आपका जो है जबलपुर आता है, यहाँ साक्षरता दर है, क्या है, सर्वाधिक साक्षर हैं। यहाँ कितने लोग हैं, 81.10% क्या है, जबलपुर में साक्षर लोग हैं। क्या है दोस्त, साक्षर हैं जबलपुर में। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ये अलीराजपुर है, क्या है ये, अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर में जो है आपका न्यूनतम सारे चीजें न्यून है, न्यूनतम है सारे चीजें, क्या, जैसे साक्षर, जैसे यहाँ पर हो जाएगा साक्षरता हो गया, यहाँ पे साक्षरता लिख लेते हैं। साक्षरता में आपका पुरुष भी आ जाएंगे, आपके महिला भी आ जाएंगे। तो ये सारे चीजें यहाँ पे सब कम है, ठीक है, अलीराजपुर में। तो इसको आपको याद रखना है, 36.10%, इसको भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें जो है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो बताइए हमारा जो है बाकी सारी चीजें मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में क्लास में जो है एक एक चीज मैंने क्लियर करवा दिया है। उनको आप अच्छे से पीडीएफ से रिवीजन किया करें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ा करें ताकि जो है आपको एक एक चीज समझ में आए। पीडीएफ के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम में जुड़ जाएं, यहाँ पे अभी आपको तुरंत पीडीएफ डलवा दिया जाएगा क्लास में, ठीक है। ये इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पे जुड़ जाइएगा। इनके जो चैनल का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन दोनों में डला हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं, ये दोनों। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा द चैंपियंस एकेडमी 11 और यहाँ द चैंपियंस एकेडमी 23 के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जा करके आप, हमारे चैनल का लोगो लगा हुआ है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, रिवीजन करिए, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। एक बार जो है सब लोग जाने से पहले क्लास को लाइक कर जाएंगे, शेयर कर जाएंगे, ठीक है। और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो है अगली क्लासेस और जो हमारे और बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।